नमस्कार दोस्तों। विश्व इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और आज हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास के संबंध में कोई सवाल हो या कोई अच्छा बुरा अनुभव हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। विश्व इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? प्राचीन प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। जैसे भारत का इतिहास 3 भागों में बटा है, वैसे विश्व इतिहास भी 3 भागों में बटा है। दुर्भाग्य ये है कि भारत का इतिहास धर्म के आधार पर बटा हुआ है, विश्व का इतिहास धर्म के आधार पर बटा हुआ नहीं है। प्राचीन युग की अगर बात करें तो जो इतिहास 5वीं शताब्दी तक का है उसे प्राचीन युग कहा गया है और वो समय जो रोम और यूनान का युग था। मध्य युग 5वीं शताब्दी से लेके पुनर्जागरण तक, जिसे सामान्य रूप से सामंती युग भी कह सकते हैं। और आधुनिक युग पुनर्जागरण के बाद का समय है। इसके अलावा पुनर्जागरण का जो समय है वो 1350 से लेकर 1550 ईस्वी तक का काल है। तो विश्व इतिहास के जो 3 भाग है, पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकाल या मध्य युग, जिसको अंधकार का युग भी कहते थे लेकिन आजकल नहीं कहते हैं, और तीसरा है आधुनिक। प्राचीन युग 5वीं शताब्दी तक का, 5वीं शताब्दी तक, और मध्यकाल 5वीं शताब्दी से लेकर पुनर्जागरण तक। और पुनर्जागरण कब हुआ था? 1350 से लेकर 1550 तक। मतलब ये मोटा मोटा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 1350 से 1550 कोई डेडलाइन है, लेकिन तब तक मध्य युग था। तो 5वीं शताब्दी से पुनर्जागरण तक। और जो आधुनिक युग है वो पुनर्जागरण के बाद का है। अब इन दोनों के बीच में पुनर्जागरण हुआ है। कब हुआ है? तो 1350 से लेके 1550 तक क्या था? पुनर्जागरण। ये विश्व इतिहास का विभाजन है। अब प्राचीन काल जो 5वीं शताब्दी तक था उसे मनुष्य की खुशहाली तथा गौरव का युग माना जाता है। और ये वो समय था जब रोम और यूनान की उन्नति का युग था। इस समय में खुशहाली या गौरव जैसा क्या था जो लोग इसे इससे प्रेरणा ले रहे हैं और पुनर्जागरण हो रहा है? तो इस समय में न तो सामंतवाद था, न ही धर्म का कोई विशेष प्रभाव था, न स्वर्ग नर्क की कोई कल्पना थी, या कह सकते हो कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई कॉन्सेप्ट था। कर्मकांडों का कोई योगदान नहीं था मानव जीवन में। मनुष्य इस लोक मतलब इहलोक की परवाह करते थे। वो परलोक का कोई विशेष विचार नहीं था, परलोक के बारे में विचार नहीं करते थे कि स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। इसके अलावा इस समय में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान विचारक हुए। और सिर्फ ये 2-3 ही नहीं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई विचारक है, जैसे आपने पाइथागोरस को पढ़ा होगा, यूक्लिड को पढ़ा होगा, हेसियड, होमर वगैरह। जैसे इलियड, ओडिसी अगर आपने नाम सुना हो तो ये होमर की रचनाएं हैं। अब आपके मन में बार बार एक शब्द आएगा कि रोम और यूनान। तो पहले हम रोम और यूनान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रोम और यूनान क्या है। तो प्राचीन काल को हेलेडिक, हेलेनिक और हेलेनिस्टिक काल कहा गया। अगर आपने भारत का अगर मौर्य एम्पायर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हेलेनिस्टिक कला जो कि यूनान वगैरह से आई है। तो ये हेलेडिक, हेलेनिक और हेलेनिस्टिक काल जो कि लगभग 3000 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक का काल था,
और 30 ईसा पूर्व में यूनानी साम्राज्य भी समाप्त हो गया था एक तरह से। पर अपने समय में यूनानी साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था, विभिन्न विकसित नगर राज्य हुआ करते थे, लोकतंत्र गणतंत्र प्रणाली थी, कला वास्तुकला भी समृद्ध था। और इस समय उन्होंने, आप सोचिए कि उस समय ओलंपिक जैसे गेम्स का आयोजन किया था, तो स्वाभाविक बात है समृद्धि तो थी ही सही। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत आई कि हमने पहले पढ़ा है कि जो रोमन साम्राज्य वो समाप्त हो गया, तो उस समय ऐसी क्या समस्या आई। तो हमने पिछली क्लास में जो इतिहास दर्शन की क्लास उसमें पढ़ा था कि इतिहास जो है वो सभ्यताओं के उत्थान और पतन की कहानी है। किसने कहा था? स्पेंगलर ने कहा था कि सभ्यताओं का जन्म होता है, वह विकसित होती है और फिर अंत में नष्ट हो जाती है। ये ऐतिहासिक पुनरावृत्ति का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं इतिहास दर्शन में। तो एक तो ऐसा क्या हुआ कि ये रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। तो पहला तो ये है कि यूनानी राज्य आपस में कंपटीशन करने लग गए, इन्हीं के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो गया और ये आपस में ही लड़ने लगे। पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा इनके बगल में ही एक रोमन साम्राज्य, पावरफुल साम्राज्य, बड़ी स्पीड से तरक्की कर रहा था। 30 ईसा पूर्व के लगभग यूनान की सभ्यता समाप्त हो गई। और दूसरी है रोमन सभ्यता। जब यह रोमन साम्राज्य, या पहला ये कि रोमन साम्राज्य क्या है, तो ये जो रोम, जो इटली की आज की तारीख में राजधानी है, वही रोमन साम्राज्य है। रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम ही था। इसकी स्थापना रोमस ने की थी। तो रोमस ने 1753 ईसा पूर्व में, और इनके साथ में इनके भाई भी थे रेमस। तो रोमस और रेमस ने इसकी स्थापना करी थी और इसका विकास 3 चरणों में होता है। कौन कौन से 3 चरण? तो एक पहला जो है 753 ईसा पूर्व से लेके 510 ईसा पूर्व तक, ये राजतंत्र का टाइम था। तो 753 से 510 ईसा पूर्व, इस समय पे था राजतंत्र। दूसरा शुरू होता है 510 से 27 ईसा पूर्व तक। 510 से 27 ईसा पूर्व तक ये गणतंत्र का समय था। इस समय यहाँ पे गणतंत्र था। और तीसरा समय प्रारंभ होता है 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी के लगभग। 27 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व से लेके 476 ईस्वी। और ये जो समय है 27 ईसा पूर्व से लेके 476 ईस्वी तक का, यही वास्तविक रोमन साम्राज्य है। गणतांत्रिक रोमन साम्राज्य, ये जो सेकंड वाला है, तांत्रिक रोमन साम्राज्य, जो कि 510 से लेके 27 ईसा पूर्व था। इस समय में सीजर, क्रेसियस और पोम्पी, ये 3 व्यक्ति है। तीनों ने मिलकर एक गुट का निर्माण करते हैं, जिसको त्रिगुट कह सकते हो। इसका नाम भी है, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से कोई काम का नहीं है, तो इतना लोड नहीं लेना है। इसमें सीजर जो होता है वो जर्मनों के विरुद्ध लगातार युद्ध जीतते रहते हैं। अब कोई ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो गणतंत्र को अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो सीजर को, जिसका पूरा नाम जूलियस सीजर है, उनको वापस आने का आदेश दिया जाता है, पर वह इसको नज़रअंदाज कर देता है। भाई, जिसके पास सेना है, ताकत है, सेना की ताकत है, तो वह किसी की क्यों सुनेगा। और संसद को भी डर लगने लगा कि कहीं ये हमें भी ना निपटा दे। तो इनकी संसद, जिसे सीनेट कहते हैं, उसके खिलाफ पोम्पी को भेजा ताकि उसको युद्ध में हराया जा सके। किसको? सीजर को। लेकिन सीजर ये युद्ध जीत जाता है। अब इतना पावरफुल आदमी किसी की बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो संसद और सीनेट सबको साइड में करके अब सीजर जो है वो सुप्रीम हो गया। तो इस समय जो पावरफुल व्यक्ति आता है वो है सीजर।
सीजर का पूरा नाम क्या है? सीजर का पूरा नाम जूलियस सीजर। अब सीजर राजा तो नहीं बना, पर इतने पावरफुल व्यक्ति को छेड़ने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या हो जाती है। कब? 44 ईसा पूर्व। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या हो जाती है। और हत्या कौन करता है? तो जो पोम्पी था, जो सीजर से लड़ने गया था, सीजर से युद्ध भी हुआ था उसका, और उस युद्ध में हार गया था। कौन? पोम्पी हार गया था। उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई थी। उसके दो फॉलोवर थे, ब्रूटस और केसियस। तो इन दोनों ने, ब्रूटस और केसियस ने सीजर की हत्या की। ब्रूटस, केसियस, ये पोम्पी के अनुयायी थे। इन्होंने सीजर की हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि पोम्पी युद्ध में हार गया था और बाद में उसकी हत्या हो गई थी। तो सीजर की मृत्यु 44 ईसा पूर्व में हो गई, जूलियट सीजर। इसके बाद आता है इनका दत्तक पुत्र। किसका? सीजर का दत्तक पुत्र, या उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं। उसकी भांजी का लड़का था और उसने गोद लिया हुआ था। उसका नाम था ऑक्टेवियन। तो सीजर के बाद आता है ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन, ये इसकी भांजी का लड़का था और इसने गोद ले लिया था। अब ऑक्टेवियन के साथ दो लोग और आते हैं, मार्क एंथनी और लेपिडस। इन तीनों ने मिलकर दूसरा, कह सकते हो कि एक त्रिगुट तैयार करा। पहला किसने किया था? सीजर ने किया था, सीजर पोम्पी वगैरह ने। और दूसरा ऑक्टेवियन और मार्क एंथनी और लेपिडस, इन तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया। और इन तीनों के डर से जो सीजर की हत्या करने वाले जो दोनों थे, ब्रूटस और ये, इन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर इन तीनों में आपस में टकराव पैदा होना शुरू हो गया कि सुप्रीम कौन रहे अब। तो लेपिडस ने तो खुद को अलग कर लिया इस लड़ाई से, क्योंकि जानता था कि अपन ही इसमें निपट जाएंगे। अब बचे कौन? तो ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी। इनमें झगड़ा चलता रहा। तो ऑक्टेवियन और दूसरा है मार्क एंटनी। एंटनी या एंथनी, कुछ भी कह लो। ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी। तीसरा लेपिडस था, तो वो तो साइड में हो गया। इसने अपने आप को इस लड़ाई से अलग कर लिया कि सुप्रीम कौन रहेगा। अब बचे कौन? ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी। मार्क एंटनी भी ऑक्टेवियन का बहनों था। मार्क एंटनी, ऑक्टेवियन की बहन से मार्क एंटनी की शादी हुई थी। लेकिन जो मार्क है वो मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, उनसे हाथ मिला लेता है। और क्लियोपेट्रा की अगर बात करो तो इतिहास में बहुत फेमस रानी रही है मिस्र की। क्लियोपेट्रा और मार्क का बताते हैं कि प्रेम प्रसंग भी था। तो मार्क एंटनी के साथ में कौन आ जाता है? क्लियोपेट्रा। क्ली क्लियोपेट्रा, ये कौन है? ये मिस्र की रानी है। तो मार्क एंथनी और क्लियोपेट्रा दोनों साथ में आ जाते हैं। और क्लियोपेट्रा, बताया जाता है कि मार्क एंथनी से और क्लियोपेट्रा के बीच में प्रेम प्रसंग है। और कुछ लोगों का तो दावा ये भी है कि इनका सीजर से भी संबंध था। कौन सीजर? जिनको हम पीछे पढ़ चुके हैं। और यहाँ तक ये भी मानते हैं कि इनका एक पुत्र भी है। किसका? क्लियोपेट्रा और सीजर का। मार्क और ऑक्टेवियन, मार्क एंटनी ऑक्टेवियन की बहन को तलाक दे देता है। क्यों दे देता है? क्लियोपेट्रा के लिए। अब मामला और पेचीदा हो गया। ऑलरेडी इनके बीच में झगड़ा चल ही रहा था, दोनों के बीच में। अब इसकी बहन को तलाक दे दिया, तो अब मामला और फंस गया, और पेचीदा मामला हो गया। अब ऑक्टेवियन और मार्क में लड़ाई शुरू होती है। इसमें मार्क और क्लियोपेट्रा आपस में मिल जाते हैं। हालांकि जो क्लियोपेट्रा है, इनकी खुद की गद्दी संकट में है। और ये इसीलिए इन ताकतवर
योद्धाओं से दोस्ती करती है। सीजर से भी इनकी दोस्ती थी राज्य बचाने के लिए, और एंटनी से भी इनकी दोस्ती है। तो ये अपने राज्य को बचाने के लिए ही इन पावरफुल योद्धाओं से जुड़ती रही है। इस लड़ाई में ऑक्टेवियन जीत जाता है। कौन सा ऑक्टेवियन? ये वाला। और मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा हार जाते। कब? 31 ईसा पूर्व में। तो 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन जीत जाता है। किससे? मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा से। और 27 ईसा पूर्व में, 31 ईसा पूर्व में विजय होता है, और 27 ईसा पूर्व में अगस्टस सीजर के नाम से रोमन सम्राट घोषित किया जाता है। किस नाम से? अगस्टस सीजर। इस नाम से इसे रोमन सम्राट घोषित किया जाता है। किसे? ऑक्टेवियन को। और यहीं से वास्तविक रूप से रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। और जो रोमन साम्राज्य था वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक फैला हुआ था। पूरा भूमध्य सागर इनके कब्जे में था। 395 ईस्वी, 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। कितने में? 395 ईस्वी पूर्व और पश्चिम रोमन साम्राज्य में बढ़ जाता है। पश्चिम रोमन साम्राज्य जो है वो 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक रहता है। पश्चिम रोमन साम्राज्य पश्चिम रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व से लेकर 476 ईस्वी तक। पश्चिमी रोमन साम्राज्य अस्तित्व में रहता है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम। ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और पूर्वी रोमन साम्राज्य अगर बात करें तो उसे बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, जो 395 ईस्वी जब वो विभाजन हुआ, 395 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक रहा। और इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य 395 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक, और इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ये है आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब ये विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन का कोई खास कारण नहीं था। शुरुआत में 285 ईस्वी यानी कि 285 ईस्वी में प्रशासनिक कारणों से इसका विभाजन होता है। फिर कॉन्स्टेंटाइन एक शासक होता है जो रोमन साम्राज्य को पुनः एक करके राजधानी को रोम की जगह कॉन्स्टेंटिनोपल उसको राजधानी बनाता है, खुद के नाम पे एक शहर की स्थापना करता है। तो बाद में कौन आता है? कॉन्स्टेंटिनोपल। नाम अजीब से ही मिलेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल ये राजधानी बनाता है। कौन बनाता है? कॉन्स्टेंटाइन। शासक का नाम है कॉन्स्टेंटाइन। ये शासक है और ये राजधानी, खुद के नाम पे राजधानी की स्थापना करता है और कॉन्स्टेंटिनोपल को राजधानी बना देता है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको आप
कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। यही कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी पिछले स्लाइड पर देखा है, कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल ही कुस्तुनतुनिया है। और कुस्तुनतुनिया की अगर बात करें आज की तारीख में, कुस्तुनतुनिया कहाँ है, तो तुर्की में एक शहर है इस्तांबुल। ये इस्तांबुल ही कुस्तुनतुनिया है जो कॉन्स्टेंटिनोपल के रूप में स्थापित हुआ था। तो 395 ईस्वी में थियोडोसियस, उनके दो पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने रोमन साम्राज्य को वास्तविक रूप से दो भागों में बांट लिया, आपस में आपसी सहमति से दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य हमने देखा 476 ईस्वी तक था, 476 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, कब तक रहा? 476 ईस्वी तक। 476 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो जर्मन ट्राइब्स होते हैं वो लगातार हमले करते हैं, जिससे पूरा राज्य जो था, रोमन साम्राज्य तो बिखर गया, तो पूरा राज्य छोटे छोटे सामंती राज्यों में बढ़ गया। लेकिन जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो 1453 ईस्वी तक बना रहा। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये कब तक रहा? 1453 ईस्वी तक। और 1453 ईस्वी में तुर्की हमलों के बाद यहाँ पे ओटोमन शासन शुरू हो जाता है। 1453 ईस्वी, और इसके बाद शुरू होता है ओटोमन एम्पायर चालू हो जाता है। इसके बाद एक है पवित्र रोमन साम्राज्य, अगर आपने नाम सुना हो तो। पवित्र रोमन साम्राज्य इससे अलग है। जो पवित्र रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य इससे अलग कैसे? क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 800 ईस्वी के लगभग, वो पोप का कह सकते हो कि प्रयास से, एक शार्लमान नाम का शासक था, शार्लमान को राजा बनाया और पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि मेनली ऑस्ट्रिया में है। और इसको बाद में नेपोलियन समाप्त कर देता है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य लंबे समय तक रहा, 1453 ईस्वी तक। पूर्वी रोमन साम्राज्य यरूशलेम को लेकर क्रूसेड, जिसको धर्म युद्ध कहते हैं, उसके बाद समाप्त होता है। तो धर्म युद्ध जो है, धर्म युद्ध, इसको क्रूसेड भी बोलते हैं, ईसाई और तुर्कों के बीच में होता है। महमूद महमूद अल फतेह, या महमूद द्वितीय भी शायद उनको कहते हैं, एक शासक हुए ऑटोमन एम्पायर में। वो बाइजेंटाइन शासन को समाप्त कर देते हैं। तो आज का जो तुर्की है वो कभी रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, या रोमन एम्पायर हुआ करता था। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, बैटल ऑफ एम्पायर, बहुत बढ़िया है। उसमें बताया गया है कि कैसे बाइजेंटाइन एम्पायर को समाप्त करके ऑटोमन साम्राज्य स्थापित होता है। तो जब धर्म युद्ध चल रहा था उस समय, और जब धर्म युद्ध में ईसाई हार गए और मुस्लिम जीत गए, ईसाइयों के हार के बाद जो विद्वान वर्ग था उनका पलायन यूरोप की तरफ हुआ। क्योंकि विद्वानों को लड़ना नहीं आता है, वो अपना बचाव ही कर सकते हैं। इन विद्वानों के पलायन से जो यूरोप है, यूरोप को प्राचीन ज्ञान और रोम और यूनान के गौरव से पुनः परिचय हुआ, और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो ये था प्राचीन रोम और यूनान साम्राज्य को लेकर सामान्य जानकारी, जो कि परीक्षा में आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको इसकी छोटी सी जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि बार बार रोम और यूनान पढ़ने में और सुनने में आएगा तो फिर ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि रोम क्या है, यूनान क्या है। इसका हमने एक छोटा सा बैकग्राउंड देखा है। हमारा विश्व इतिहास मुख्य रूप से पुनर्जागरण से ही प्रारंभ होता है। तो अगली क्लास में हम पुनर्जागरण को पढ़ेंगे। अगर ये नहीं पढ़ते तो ये कन्फ्यूज़न बना रहता कि रोमन साम्राज्य क्या है, यूनानी साम्राज्य क्या है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था विश्व इतिहास का। कल की क्लास में हम पुनर्जागरण पढ़ेंगे। आपके मन में इस क्लास से संबंधित अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो ये था रोम और यूनान का
सामान्य परिचय। मिलते हैं अगली क्लास में पुनः। हम पुनर्जागरण की क्लास करेंगे आगे कंटिन्यू, जो आपकी परीक्षा और सिलेबस के हिसाब से मेंशन है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।